मैं राकेश परमार। मित्रों, बात बिहार के चुनाव पर है, तो सबसे पहले मैं बिहार के होनहार और दलित जाति लेकिन सभी धर्म जात संप्रदाय समुदाय के नेता श्री रामविलास पासवान जी के दुखद देहांत पर अपनी हार्दिक संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। ईश्वर उनके आत्मा को शांति प्रदान करे, परम पिता परमेश्वर से यही मांग करता हूं। जब बात श्री रामविलास पासवान जी, जो कि अब दिवंगत हो गए हैं, तो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की जब बात निकली है तो उनके विषय में थोड़ा मैं बता दूं। एक तो बड़ा स्पष्ट है कि मैं श्री राम सुंदर दास साहब का परम भक्त होने के वजह से श्री रामविलास पासवान जी के तरफ आकर्षित नहीं हुआ, जा नहीं सका, उनको ज़्यादा मिल नहीं सका। ये बड़ा फैक्ट है, क्योंकि मेरा झुकाव श्रद्धेय राम सुंदर दास साहब के पास था और मेरा मानना था कि राम सुंदर दास राजनीति में बिरले मिलते हैं और राम सुंदर दास जैसा तो बड़ा मुश्किल है मिलना। तो मैं राम सुंदर दास का परम भक्त, फॉलोअर और उनका प्रशंसक होने के नाते, चूंकि उनके विरुद्ध में श्री रामविलास पासवान जी लड़ते थे, इसलिए मैं रामविलास पासवान के बहुत ज़्यादा करीब नहीं हो सका। लेकिन जब जब मैं श्री रामविलास पासवान जी को मिला, मैंने देखा कि रामविलास पासवान जी को ये फर्क ही नहीं पड़ा कि मैं राम सुंदर दास का दत्तक पुत्र जैसा हूँ। फर्क ही नहीं पड़ा। आदरणीय कुमार श्रीकांत साहब को नमस्कार। फर्क ही नहीं पड़ा कि मैं रामविलास पासवान जी को कहीं से ऐसा लगा हो कि यार ये तो राम सुंदर दास वाला है, कहीं से नहीं लगा। बड़ी सहृदयता से बात करते थे, बहुत शालीनता से, मतलब बड़ा मेरी डिग्निटी को मेंटेन करते हुए मेरे हिसाब से मुझे मिलते थे, बतियाते थे, मानते थे कि मैं क्या मेंटेन करना चाहिए, कैसे होना चाहिए। आपको एक क्या बताऊं, जो हम लोग कहते हैं कि अर्जुन सिंह से हमारा संबंध है, भैरव सिंह शेखावत से हमारा संबंध है। जी राघवेंद्र जी नमस्कार, ब्रजेश भाई को भी नमस्कार। भैरव सिंह शेखावत उपराष्ट्रपति थे और मुझ जैसा आदमी भैरव सिंह शेखावत के यहाँ जा नहीं सकता, तकनीकी प्रॉब्लम है। उपराष्ट्रपति साधारण आदमी से क्यों मिलेगा? उपराष्ट्रपति, चीफ जस्टिस, मुख्य चुनाव आयुक्त, इन सबों को मिलने का एक प्रोटोकॉल होता है। मैं एक भारत का इंडिविजुअल नागरिक उपराष्ट्रपति से नहीं मिल सकता, क्योंकि हमारा उपराष्ट्रपति से कोई काम नहीं है, कानून में भी नहीं है। तो हमको श्री रामविलास पासवान साहब ही लेकर के गए थे भैरव सिंह शेखावत से मिलेंगे, ये आपके क्षत्रिय बिरादरी का है भाई, बड़ा बढ़िया आदमी है, आप आशीर्वाद दीजिए। इस बीच कुमार श्रीकांत ने लिखा है कि क्या आपको पता है बीजेपी आरजेडी में कितने अपराधी? चर्चा करने जा रहा हूं और आप भी कृपया मेरा मार्गदर्शन करें, मेरा सुझाव दें, मुझे बताएं, उन्हीं पर बात हो। चूंकि रामविलास पासवान जी की हो रही है तो फिलहाल उनको एक श्रद्धा सुमन और श्रद्धांजलि अर्पित कर दूं, उसके बाद अपराध पर आऊंगा। श्री अर्जुन सिंह से मिलवाना उनसे, मतलब उनको पता था कि अगर ये ठाकुर है और ठाकुर सोच का आदमी है तो इसे ठाकुर नेताओं से मिला जाए। सवाल क्या जवाब दें? नहीं, मैं चाहता हूँ कि आप मेरा मदद करें, आप मदद करें ना भाई। सवाल मेरी हैसियत है आपके प्रश्नों का जवाब दें। आप इतने बड़े पत्रकार हैं, अच्छो की बोलती बंद कर दें, मेरी क्या हैसियत है? आप मेरा मदद करें, मैं जो भी समझ पाऊंगा बोल पाऊंगा, आप मदद करें। कुमार श्रीकांत जी ध्यान रखें, आपका मार्गदर्शन अत्यंत आवश्यक है। रामविलास पासवान साहब का ये विषय में आपको एक बात बता दूं कि रामविलास पासवान कैसे आदमी थे, उसका एक बात मैं एक छोटा उदाहरण देता हूँ। मैं अहमदाबाद में था, अहमदाबाद में गया तो एक मतलब सामाजिक मंच था। हाँ सुनता जी नमस्कार। तो एक आदमी बोला कि मेरे लिए ना उस वक्त दिल्ली से आए हैं, तो वो आदमी मेरे को अपना कार्ड दिया। तो कार्ड पर भारत सरकार का वो अशोक स्तंभ लगा हुआ है और लिखा हुआ है सदस्य की कुछ खाद्य बीज एवं खाद्य मंत्रालय, आपूर्ति मंत्रालय, मेंबर उम्बर कुछ ऐसा लिखा हुआ था। तो मैं बोला कि आप बिहार के हैं क्या? बोला नहीं, मैं तो गुजराती छूँ, हम जो गुजराती छूँ। हाँ, तो ये रामविलास पासवान साहब को कब मिले? बोला पासवान साहब अहमदाबाद आए थे ना, तो मैं सेल्फी लेने के लिए उनके पास चला गया। सेल्फी ले रहा था तो वो मेरे को बुलाए, सुनो क्या करोगे मेरे सेल्फी का? बोला सर इतने बड़ा नेता मेरे पास आए हुए हैं तो आजकल तो सेल्फी का एक है, पहले ऑटोग्राफ लिया जाता था, सेल्फी लिया जाता था। बोला क्या करते हो? तो मैंने बोला कि मैं तो सर गुजरात में रहता हूँ, सामाजिक आदमी हूँ। बोला ठीक है, दिल्ली आना होगा ना तो आना। और उन्होंने कहा कि आप कुछ नहीं है, गेट पर मेरा नाम रखा, मैं गुजरात से हूँ, आपको मिलवा देंगे। बोला शाम को दोबारा आना।
और शाम को उन्होंने एक नियुक्ति पत्र दे दी कि आपको कौन सी सदस्यता बनाई जाती है। बोला इसमें भारत सरकार का शोक स्तंभ, बोला आपको आई कार्ड बनाने का अधिकार है, मंत्रालय के मेंबर बन गया। मैं बोला बस एक बार इतनी मुलाकात जी। बोला ये बात कितने दिन हो गए? बोला ये तो 1.5-2 साल हो गया। अच्छा आप क्या करें? बोला जी अब यहाँ पर मैंने लोजपा का संस्था खोला हुआ है, झोपड़ी का झोपड़ी खोल दिया है यहाँ पर सर, हमारे झोपड़ी में झोपड़ी का ऑफिस चल रहा है। मैं बोला जी मैं आपके हम मिल आप क्या चलना चाहता हूँ, क्योंकि मैं यहीं हूँ उमेद पैलेस होटल में ठहरा हूँ। बोला सर उमेद पैलेस होटल से तो बड़ा नज़दीक ही है हमारा ऑफिस, आइए ना सर। मैं बोला मैं ज़रूर आऊँगा, मैं यहाँ से उमेद की गाड़ी आई है, मैं उमेद पैलेस जाऊँगा, आप आइए, मेरे पास आने जाने का साधन। बोला जी मेरे पास भी साधन है। आप दंग रह जाएंगे कि वो मेरे को ले करके गया बेचारा, कोई अस्पताल के बगल में उसका ऑफिस था। ऑफिस तो ठीक ठाक नहीं था, झोपड़ी जैसा, और झोपड़ी था। रामविलास जी का फोटो लगा था, रामविलास जी के साथ उसका खड़ा फोटो था, वो जो सेल्फी लिया हुआ था वो फोटो, जो दिल्ली में आया था वो फोटो था, चिराग पासवान का फोटो था, पारस जी के साथ का फोटो था, क्योंकि लोजपा में ही नेता है। और मेंबरी मेरे को दिखाया, 1500-1600 लोग पर्ची कटवा के, पैसा कटवा के मेंबर बन चुके हैं। मैं बोला वाह, 1500-1600 लोग, बहुत मुश्किल होता है वहाँ जहाँ आपको लोग नहीं जानते। कांग्रेस का मेंबर आसान है, भाजपा का मेंबर आसान है, गुजरात में लोजपा का मेंबर बिहार में आसान है, हमारे उत्तर प्रदेश में आसान नहीं है। क्योंकि मेरे बलिया के बड़े आदरणीय है श्रद्धेय चंद्रशेखर जी का, उनका बड़ा आना जाना था, राय साहब का, रामविलास जी के बहुत नजदीक थे। बड़ा उन्होंने कोशिश किया कि बलिया में हम बना लें, ऑफिस खोल लें, बट नहीं खोल पाए। और वो आदमी गुजरात में 1500-1600 आदमी की मेंबरी बना दिया। उसका मेहनत, मैं बोला बहुत मेहनत करते हो यार, तुम्हारे जैसे तो कोई भी आदमी अपना कार्यकर्ता पा करके धन्य रहेगा। तो बोला नहीं, पासवान साहब का आशीर्वाद, उन्होंने मेरे को मोटिवेट किया, वरना मैं तो एक पार्टी का नाम रखूंगा, अच्छा नहीं लगेगा कि मैं तो फलाना पार्टी का था। कोई नहीं चिंता था जी, वो सारी फोटो हमने हटा दिया। मेरा कहने का मतलब कि रामविलास जी अपने आदमी के साथ खड़ा रहना, अपने आदमी को पहचानना या अपने आदमी को जानना, ये रामविलास पासवान जी के फितरत में था। ओंकार भाई मेरे को देख रहे हैं, आपको नमस्कार। ओंकार जी आप ही के बक्सर का एक आदमी है, वो तब अश्विनी चौबे नहीं थे और रामविलास जी रेल मंत्री थे। बात इतनी पुरानी है जब रामविलास जी रेल मंत्री थे। एक मरीज आया और रामविलास जी का चला गया, सिवान का रहने वाला था। रामविलास पासवान को बोला कि मैं फलाना सिंह हूँ, वो क्षत्रिय थे, और उन्होंने कहा कि मैं फलाना जगह मेरा एम्स में है जी ये वो। तो बोले कि देखो एक मंत्रालय में मैं फ़ोन कर सकता हूँ, लेकिन आप मेरे मंत्रालय का कोई काम हो तो बताइए। तो उसने बोला कि जी आप ही बताइए। अब हम लोग ऐसे उनको एक कार्यक्रम में आमंत्रित करने गए थे, तो आप ही बताइए हमारा क्या करेंगे। तो बोले कि तुम एक मैं पास बना देता हूँ, जब जब एम्स में आना की जरूरत पड़ेगी तो तुम्हारा पैसा नहीं लगेगा, टिकट फ्री हो गया। अब एक गरीब आदमी, हमको मालूम है साधारण लोग जो एम्स में इलाज कराने, सबसे पहले उनका इशू तो टिकट का होता है कि वो रेल का टिकट कैसे कटेंगे। रामविलास जी ने टिकट कटवाया और अपने स्टाफ को बोला कि यार स्वास्थ्य मंत्रालय में फ़ोन करो, ये प्रायोरिटी पर इसको देख ले यार, सिवान से आया हुआ है, हाजीपुर का भी नहीं था। ऐसे थे रामविलास जी। रामविलास जी से कोई ऐसा आदमी नहीं मिलेगा जो ये कहे कि मैं रामविलास जी के यहाँ गया और मेरे को भगा दिया गया। ऐसा होगा? देखो मैं ये नहीं कह सकता कि मैं 100% सभी भारत के 130 करोड़ लोगों को मिला हूँ जो रामविलास जी को मिले, बट मैं जहाँ तक, मेरी जहाँ तक आंकलन, शायद रामविलास पासवान किसी को दुत्कारे नहीं होंगे, उनका काम नहीं हुआ होगा, अलग बात है, वो मांगे ऐसा किया होगा वो अलग बात है। पर रामविलास जी अपना आदमी खड़ा। भारतीय जनता पार्टी के सरकार में मेरे यहाँ के, मेरे अपने बलिया जिला के, हालांकि उनका गाजीपुर जिला है लेकिन बलिया जिला के अंदर उनके संसदीय क्षेत्र भी आती है, श्री मनोज सिन्हा साहब रेल मंत्री थे। और मैं ऐसे 50 लोगों को जानता हूं जो भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ और पुराने नेता थे। बलिया जिला के कई 2-2, 3-3 पूर्व जिला अध्यक्ष हैं। एक तो जिला अध्यक्ष मेरे अपने भाई हैं विजय बहादुर सिंह जी, और कई लोग हैं। मनोज सिन्हा साहब ने एक आदमी का राजनीतिक पास भी नहीं बनाया कि कभी कोई आदमी दिल्ली में आ जा करके पास कर ले। जबकि मुझे याद है कि ममता बनर्जी रेल मंत्री से पहले मुझ जैसा साधारण आदमी को भी, भाई पॉलिटिकल कार्यकर्ता हम लोग हैं, सामाजिक आदमी है, एक सरकार ने पास से अनुकंपित किया था। हालांकि जब भी मेरे को जरूरत पड़ी मैं उसके बुरे कामों का आलोचना किया और अच्छे कामों की तारीफ की। मतलब साधारण से साधारण लोग भी पास अवेल करते थे, लेकिन रेल मंत्री ने अपने किसी कार्यकर्ता का नहीं दिया। यह मैं जीता जाता उदाहरण हूँ, मेरे को पता है। रामविलास पासवान जी इस मामले में याद किए जाएंगे। खैर,
आज रामविलास पासवान गए थे और नीतीश कुमार रामविलास पासवान के सामने सिर झुकाने आए थे। वो प्रोटोकॉल था, क्योंकि यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर थे और आप चीफ मिनिस्टर हैं, अपनी मजबूरी है वहाँ जाकर के उनको श्रद्धासुमन करना, क्योंकि वो सरकारी कार्यक्रम था, केंद्रीय मंत्री में रहे। नीतीश कुमार इस मामले में पिछड़ गए। नीतीश कुमार ने रामविलास जी के तबीयत के विषय में पूछा गया तो बोला खराब है। हाँ, मुझे मालूम नहीं है। मुख्यमंत्री तो कह ही नहीं सकता, बिहार का एक नागरिक का तबीयत खराब है। साधारण नागरिक के लिए आप कहेंगे तो प्रेस आपका शीशा लेकर कर देगा। आप एक कैबिनेट मिनिस्टर की तबीयत मालूम तो किस बात के मुख्यमंत्री हैं? आपको क्या सूचना होगा कि बिहार में क्या हाल है, क्या स्थिति है लोगों का? नीतीश कुमार पिछड़ गए इस मामले में एक छोटी सी बयान देकर। खैर, श्री रामविलास पासवान को ईश्वर अपने पनाहों में रखें, आवागमन से मुक्त करें और उनके अनुयायियों, उनके लोगों, खासतौर से उनके पुत्र जो कभी चुनाव के बीच मझधार में है, रामविलास जी को थोड़ा दिन और जी जाना चाहिए था, या ये तो बड़ा गलत होगा ये कहना, या थोड़ा दिन पहले चला जाना चाहिए था। बिहार चुनाव को देखते हुए रामविलास पासवान जी बिल्कुल बीच मझधार में अपने बेटे को छोड़ के गए हैं, क्योंकि 13 दिन की 13वीं में तो लड़का फंस ही गया ना भाई, क्योंकि मुखाग्नि देगा हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार से। वो कितना हो भाषणबाजी मंच पर दिया जाएगा, हम कुछ नहीं मानते, हम जाते हैं मेरे पास, लेकिन मुखाग्नि देगा ना, जलाया ना, तो उतरे तो 13 दिन तक लेकर के घूमेगा, क्योंकि ये तो रामविलास जी थे, ये तो हिंदू कर्मकांड मानते थे। मेरे एक जानने वाले थे, मैं नाम नहीं रखूंगा, जेएनयू के प्रोफेसर थे, बहुत विद्वान आदमी थे, यश भारती, कौन कौन भारती, क्या क्या चीज़ उनको पुरस्कार मिलता, अगर पुरस्कार नाम रखूंगा आप समझ जाएंगे। लेकिन जब उनका देहांत हुआ तो राम नाम सत्य होते हुए मैंने भी कंधा दिया था, और वहाँ सारे प्रोफेसर लोग लकड़ी डाल रहे थे, तो एक प्रोफेसर से मेरी बड़ी होती थी, तो मैं बोला सर आप तो ये सब मानते नहीं है। बोले यार इसका बेटा का इच्छा था, नहीं तो हम तो वाकई नहीं मानते। ये प्रोफेसर साहब भी नहीं मानते थे, तो वो तो होगा। तो रामविलास जी का वो 13 दिन तक तो चिराग फंस ही गया है। ईश्वर उस 13 दिन की कॉम्पनसेट करेंगे और बिहार की जनता उस 13 दिन का कॉम्पनसेशन बिहार चुनाव में अपने आशीर्वाद से देगी, ऐसा मुझे उम्मीद है। चिराग को भगवान शक्ति दे, राजनीतिक विद्वता दे और ऊंच नीच अच्छे बुरे की पहचान दे। ये युवा है जो गलती पहले हुई है उसको छोड़ करके और नया राह पकड़े, नई राह पकड़े। एक युवा और बिहार में है तेजस्वी ने भी अपराध पर बहुत बढ़िया बयान और बड़ी ऊंची ऊंची फेंका था। हमको लगा था कि युवा है और शायद पिताजी के गलतियों को नहीं दोहराएगा, ये गलतफहमी मुझे हो गई थी। लेकिन अनंत सिंह का टिकट दिया है। अनंत सिंह हमारे जातीय भाई हैं, क्षत्रिय पुत्र हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो हैं वो उससे माइनस किया जा सकता है। अनंत सिंह 3 लाख से 67 करोड़ पर आए हैं, ये भी थोड़े ही दिन में है। मतलब हर तरह के संलिप्त है अनंत सिंह। अनंत सिंह को आरजेडी टिकट दे करके क्या साबित करना चाहती है तो तेजस्वी, तेज प्रताप और लालू जी बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा। मैं तो बिहार के चरित्र का आईना दिखा रहा हूँ। इस मामलों में कोई कांग्रेस पीछे हो, भाजपा पीछे हो, लोजपा पीछे हो, मतलब भारत की कोई भी राजनीतिक दल इससे पीछे हो ऐसा नहीं है। एक यही ऐसा मामला है, एक यही ऐसा क्षेत्र है जिसमें कंपटीशन है कि कौन कितना आगे, कितना आगे, कितना आगे और कितना आगे बढ़ सकता है। एक यही फील्ड में कंपटीशन है और बिल्कुल ईमानदारी से लोग आगे बढ़ रहे हैं। मित्रों, बिहार में डीजीपी टिकट के योग्य नहीं माना जाता। अब ये तो कोई भोले लोग ही होंगे कि ओंकार भाई के जिला के रहने वाले हैं। अब कोई बहुत भोला और बिल्कुल ही होगा, या हम लोगों को भोला समझता होगा कि ये लोग बेवकूफ़ आदमी, समझ नहीं है कि श्री गुप्तेश्वर पांडे जी 5 महीने पहले नौकरी माला जपने के लिए छोड़ दिए थे, क्योंकि हरि भजन में कुछ कमी रह गई थी। सोचे होंगे भाई ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करें। ये तो मुगालते में रहने वाले लोग तो हम लोग है नहीं, हमें तो फैक्ट पता है कि ये एक बार पहले भी बीआरएस लिए थे, उस वक्त भी गच्चा खाए थे। मेरा एक हेडिंग ही था, मैंने उन पर कार्यक्रम किया था। मैं बोला फिर चुप गए गुप्तेश्वर, अभी इस बार भी चुप गए, क्योंकि गुप्तेश्वर पांडे तय करके ही आए होंगे कि मुझे फलाना सीट पर फलाना चीज़ चाहिए। तो विधानसभा और लोकसभा की उम्मीदवारी तो क्लियर हो गई, उसमें गुप्तेश्वर जी रह गए। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू दोनों ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया, आरजेडी पहले से कर चुकी है। मतलब तीनों ही पार्टियों में कांग्रेस समेत कि गुप्तेश्वर जी का विधानसभा का टिकट और लोकसभा का उपचुनाव का टिकट अधर में रह गया, अधर में का लटक गया, वो उनको नहीं मिला। और अगर कुछ लोग मेरे मित्र हैं जिन लोगों से फोन में, जब मेरा कार्यक्रम किया था, मेरे को एक मित्र फोन किए थे, बड़े पत्रकार भी हैं, राकेश क्या बोल के तुम बोल मैं एमएलसी जाएंगे। मैं बोला अगर वो एमएलसी जाएंगे तो नीतीश कुमार जो भी चाहे भाजपा भेजे, नीतीश भेजे, उससे बड़ा बेवकूफ़ी और कुछ हो ही नहीं सकता। बोला क्यों? बोला यार
गुप्तेश्वर पांडे जैसी पर्सनालिटी, गुप्तेश्वर पांडे जैसा सेलिब्रिटी, गुप्तेश्वर पांडे जैसा आइकॉन को आप बैक डोर से भेजेंगे? अरे उसको टिकट दीजिए और उसको छोड़िए वहां मैदान में, पूरा बिहार में प्रचार करेगा, क्योंकि आज तो सोड़ समाज का चमकता सितारा है भाई। आईपीएस की परीक्षा पास किया हुआ आदमी। वो अलग बात है कि आईपीएस इंडियन पॉलिटिकल सेंस की कमी आ गई, समझ नहीं आई। तो इंडियन पॉलिटिकल सेंस तो बहुत बहुत लोगों को समझ में नहीं आते। ये तो आमतौर पर लोगों को समझ में नहीं आती है। इस क्षेत्र में तो कोई कोई आता नहीं। तो टाटा बिरला डालमिया और अपने वो जो मिसाइल मैन थे राष्ट्रपति साहब, वो नहीं राजनीति में चले जाते? एक से एक बड़े बड़े प्रोफेसर, उन्होंने एक से एक जटिल गणित का सूत्र सॉल्व किया, एक से एक केमिस्ट्री का शोध किया हुआ है। बल्ब कैसे बनता, हम आपसे बात कर रहे हैं, ये भी किसी साइंटिस्ट ने शोध किया। बट उनको बोले ना कि बलिया से चुनाव लड़ के दिखा दे, गाँव का प्रधानी नहीं, क्योंकि चुनाव लड़ना पॉलिटिकल सेंस अलग है और पुलिस सेवा अलग है। तो उन्होंने आईपीएस का परीक्षा पास किया, इंडियन पुलिस सर्विस, वो उत्तीर्ण किए हैं, अच्छा उत्तीर्ण किए, तभी तो डीजीपी तक पहुंचे हैं। लेकिन उन्हें इंडियन पॉलिटिकल सेंस, आईपीएस, ये वाला आईपीएस की समझ नहीं थी, ऐसा मुझे लग रहा है। खैर, मैं बात कर रहा हूँ बिहार में। मित्रों, आप जो लोग भी बिहारी हैं अभी देख रहे हैं, या जो कल ये वीडियो देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो तो अब 20-20, 25-25 हज़ार लोग एक दिन में देखने लग रहे हैं। अभी चाहे बेशक 3-4 लोग देख रहे हो, लेकिन ये वीडियो बाद में बहुत लोग देखते हैं। मेरे को व्यूअर्स संख्या दिखती है। उनमें से जितने भी बिहार, बंगाल, यूपी, जहाँ के भी हों, भारतवर्ष के अगर कोई भी नागरिक है, वो एक बात जरूर सोचे। देखिए, यही मौका है, यही एक मौका है। हमारे एक शत्रुघ्न सिन्हा के एक फिल्म में गाना आया था कि सोने के जूता से जुतियाने आए हैं, हमारा बैरवा बेईमान हमें समझाने आए हैं। शत्रुघ्न सिन्हा के एक फिल्म में गाना था, वही उसी बिहार का। शत्रुघ्न सिन्हा नहीं, सॉरी, रेखा जी के फिल्म था, और प्रेम चोपड़ा जी थे। मैं शायद भूल कर रहा हूँ, सिनेमा में बहुत समझ नहीं है, बट गाना में एग्जैक्ट बता रहा हूँ कि हमारे बैलवा बेईमान हमें समझाने आए हैं, 5 साल के बाद हमसे बतियाने आए हैं, सोने के जूता से जुतियाने आए हैं। शायद यही बोलता, मतलब वो कहने वाला था कि हमारे नेताजी 5 साल के बाद हमको समझाने आए हैं। यही एक मौका है जब आपका नेता आपको मिलेगा, लाइव दर्शन होगा, लाइव एकदम आपसे 1 फीट, 1.5 फीट, 2 फीट, हो सकता है वो हाई सिक्योर्ड जोन में है तो आपको 10 फीट से देखने को मिले। जो मोदी जी भी मिलेंगे, जिनके यहाँ हवा भी पूछ के स्पीड से गुजरती हो, वो भी आपके सामने मैदान में होंगे। हो सकता है वो 50 फीट की दूरी पे हो, 100 फीट की दूरी पे हो, नीतीश कुमार 10-20 फीट की दूरी पे हो, अश्विनी चौबे आपके 10 इंच की दूरी पे हों, और लोग जो नित्यानंद राय आपके 1 फीट की दूरी पे हो, जो सुरक्षा प्रोटोकॉल और ताम झाम के हिसाब से होगा। लेकिन बात वो लोग आपकी सुनेंगे। मेरा आपसे प्रश्न है कि एक ही प्रश्न आपने करना, सिर्फ एक प्रश्न। जनता दल यू का कोई भी नेता है भाई, कि बताइए कि अमुक आदमी को टिकट दे दिया और अमुक आदमी को नहीं दिया। एक प्रश्न टिकट पे। उसके बाद बोलिएगा कि आप 15 साल लालू जी और 15 साल आप में कितना डिफरेंस। अगर आपने सड़क बढ़िया बनाया, लॉ एंड ऑर्डर में जरूर आपने कुछ नियंत्रण किया, कुछ कंट्रोल किया, बहुत अच्छा किया है। लेकिन मुजफ्फरपुर के उस बालिका सुधार गृह की अपराधनी को आपने टिकट दे दिया। ये प्रश्न भी तो बनता है ना भाई। जिस पर एक बालिकाओं के, वो अबला बालिकाएं, वो निरीह, मतलब वो बेसहारा बालिकाएं जो आश्रय के लिए उसमें आई हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई केसों में उनका डायरेक्ट संलिप्तता हो या ना हो। कई बार होता है कि दहेज हत्या में 3-3 महीना के बच्चों तक को कोर्ट में भेज दिया जाता है, तो उनको सुधार गृह भेजा जाता है। ऐसे असहाय बच्चों के साथ आपने जो घिनौना कर्तव्य किया है, उसमें भागीदार नहीं है आप, आपको टिकट दे दिया है। ये प्रश्न बहुत ही जेन्युइन है, ये ज़रूर पूछना चाहिए। क्योंकि अगर आप अभी नहीं तो कभी नहीं, अगर आपने अभी प्रश्न नहीं किया, अभी प्रश्न नहीं पूछा, तो इन लोगों को लगेगा कि आप नीरव बेवकूफ़ हैं। मैं क्षमा चाहता हूँ आपको बेवकूफ़ करने के लिए, बिल्कुल मुझे अफसोस है कि मैं आपको बेवकूफ़ कर रहा हूँ, लेकिन आप हैं। आप इसलिए हैं कि आपके सामने जहाँ पर मगध विश्वविद्यालय हो, जहाँ ताशकंद, जहाँ मतलब बुद्ध को ज्ञान मिला हो, जहाँ बोध गया में दुनिया भर से लोग उस पवित्र मिट्टी को पूजने आए हों, जहाँ पर आप 5 घर में घूमिएगा ना तो एक आईएएस जरूर मिल जाएगा। दिल्ली में जितने आईएएस आईपीएस हैं, 90% लोग, हालांकि अब कुछ चौधरी मलिक उलिक मिलने लगे, नहीं तो 5-10 साल पहले तो आईएएस और आईपीएस है तो बिहारी है, ये कन्फर्म था। ऐसी स्थिति में एक 6वीं में 6 बार फेल मुख्यमंत्री बने की हिम्मत कर दिया, आप मूर्ख हैं। फिर से एक बार कह रहा हूं, क्षमा नहीं मांगूंगा। आप नाराज हो तो मेरे को महामूर्ख कह सकते हैं, लेकिन आप मूर्ख हैं।
कि एक उस धरती का जहां पर बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, वहां छठी में 6 बार फेल मुख्यमंत्री बनने की कल्पना कर रहे हैं, अंगूठा लगाने वाले मुख्यमंत्री बन चुके हैं। जहां पर वशिष्ठ नारायण जैसा आदमी जिसने अमेरिका में अपने पढ़ाई का डंका बजा दिया, वो इलाज के अभाव में पागल खाने में है और लोगों को पागल बना करके अंगूठा टेप एनएसजी की सुरक्षा में घूम रही है। आप मूर्ख है, जरूर मूर्ख है। आपको बुरा लगे तो लगे, सिर्फ बिहार की नहीं, मैं पूरा भारतवर्ष की बात कर रहा हूँ। मैं समझ में अपने उत्तर प्रदेश की भी बात कर रहा हूँ कि एक लड़का ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने के लिए आया और आकर सीधे मुख्यमंत्री बन गया। कहीं कोई कंपटीशन नहीं, कहीं कोई मेहनत नहीं, कहीं कोई सड़क पर काम नहीं। लेकिन अभी चुनाव यूपी में नहीं हो रहा है, चुनाव अभी बिहार में हो रहा है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप इन प्रश्नों को आपस में करें, वीडियो बनाएं। आजकल सोशल मीडिया मेन मीडिया से ज़्यादा देखी जा रही है और जो लोग एंथेटिक कोई डॉक्यूमेंट डाल रहे हैं ना, उसको रिकॉल किया जा रहा है, उसको देखा जा रहा है, उसको मीडियर किया जा रहा है, उसको रीड किया जा रहा है और उस पर एक्शन रिएक्शन भी हो रहा है। अब फेक वीडियो डालना, अब जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मैं फेक नहीं है ना, मैं या तो सत्य बोल रहा हूँ या असत्य बोल रहा हूँ। यही हो सकता है कि मैं कुछ सत्य बोल रहा हूँ या असत्य बोल रहा हूँ, लेकिन वीडियो फेक नहीं ना, क्योंकि मेरा चेहरा है, मैं बोल रहा हूँ लाइव में। तो यही होगा कि मैं सत्य बोल रहा हूँ या असत्य बोल रहा हूँ। तो आप इस तरह की बातों का प्रचार प्रसार करें, लोगों को जागरूक करें कि लोग जाने, क्योंकि बिहार में उस राज्य में जहाँ पर डीजीपी टिकट से वंचित रह जाता है और 50 सैकड़ों दर्जनों केस जिस पर चल रहे हों, जिसमें मर्डर, बलात्कार, अपहरण, एक्सटॉर्शन जैसे भारी भरकम सजाओं में जो आदमी बुक्ड हो रहा हो, उसे टिकट मिल रहा है, तो ये वाकई आप मूर्ख हैं और आपको अपने आप पर सोचना पड़ेगा, आपको अपने आप पर विचार करना पड़ेगा कि कहाँ गलती रही है। और मुझे जहाँ जितनी समझ है वो ये है कि आपको जात की, धर्म की, क्षेत्र की, ऊंच की, नीच की, महिला की, पुरुष की अफीम दी गई है और आप उसी अफीम के नशे में व्यस्त हैं। आपको पता ही नहीं है कि असल में हो क्या रहा है, क्योंकि जो आदमी नशे में होता है ना, उसे यथार्थ का ज्ञान नहीं होता। आप नशे में हैं, आपको जाति का नशा, धर्म का नशा, क्षेत्र का नशा, परिवारवाद का नशा, अगली पीछे का, अब तो पति पत्नी और भाई बहन का भी नशा दे दिया गया भाई। अब मेरी पत्नी बताएंगी कि वो 33% में मैं आऊँगी कि 50% में आऊँगी, चुनाव मैं लड़ूंगा कि तुम लड़ोगे। अब हम पहले इसी को सेट करें अपने पत्नियों को कि भाई तू लड़ेगी कि मैं लड़ूंगा। मेरी बहन और मेरा भाई है तो मेरी बहन कहेंगे कि जी बहुत देर हो गई, अब तो मैं लड़ूंगी कि तू लड़ेगा, बता। मैं बोला जी आप ही बड़े, यहाँ पे लड़ जाए, क्योंकि आप में तो कंपटीशन भी नहीं है। अब इस स्थिति तक हमको पहुंचा दिया गया, वो इसलिए पहुंचाया गया है ताकि हमारी ध्यान उस तरफ ना जाए। आप आरक्षण की बात, फलाना की बात, उसकी बात, इसकी बात क्यों की जाती है? ताकि लोग असली मुद्दे पर ना कंसंट्रेट करें कि सुन भाई तू अंगूठा टेप है और प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का दावे दे रहा है, एनएसजी के रोजगार में चल रहा है, तेरा बाप को साइकिल खरीदने के पैसा नहीं थे और तू दुनिया की सबसे महंगी कारों में घूम रहा है, तब जबकि तू उनका असल में बेटा भी नहीं है। क्या क्या तमाशा है। हमारे उत्तर प्रदेश के एक मुख्यमंत्री थे जिनका बेटा वो साइकिल खरीदने के लिए चंदा लगाए थे, इसलिए उन्होंने साइकिल निशान मांगा था कि बड़ा इमोशन टच है कि मेरे पास साइकिल नहीं था, हम गांव में गए कि बस साइकिल रहेगा तो थोड़ा जल्दी जल्दी चले जाएंगे, और हम और हमारा भाई कई लोगों से पैसा मांगे, 50-100 लोगों ने 2-2, 1-1 रुपया, 10 रुपया, 5 किया, तो एक सेकंड हैंड साइकिल कर दी गई। वो साइकिल अभी भी उनके पार्टी ऑफिस में है, शीशा में बढ़ा कर रखा गया है। जो आदमी को नया साइकिल खरीदने का पैसा नहीं था, चंदा जुड़ा करके सेकंड हैंड साइकिल खरीदा, उसका वो बेटा जो असल में बेटा भी नहीं है, दुनिया की सबसे महंगी कारों का काफिला उसके पास है, रोल्स रॉयस, जगुआर, फरारी, लिम्बोर्गिनी, ये सब बड़ी बड़ी गाड़ी है, 14, 15, 17 करोड़ की गाड़ियां हैं। ऐसे कारों का कारवा है, लखनऊ का सबसे बड़ा जिम है उसके पास, लेकिन उससे कोई नहीं पूछ सकता, क्योंकि जहां मैंने पूछा बोला ये परमार है, ठाकुर है, यादव को देखना नहीं चाहता, इसके बाप दादा ने सताया है। कब सताया पूछोगे तो तारीख नहीं बताएगा। सताया है, क्या सताया है ये नहीं बताएगा। इन्होंने सताया है, अरे क्या सताया, मारा है, पीटा है, काटा है, मारा पीटा काटा तो जिंदा कैसे, जिंदा कैसे, ये कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि आपको अफीम दी गई। अच्छा, मतलब अब वो आप उसी चक्कर में, बड़ा मुश्किल बात है कि आप उत्तर प्रदेश के किसी यादव से ये बोलेगा तो बोलेगा वो छोड़ो, तुम बाबू साहब बनो तो तुमको तो दिखेगा हमारा वो ठीक है। आप मायावती के जाति के लोग पूछो, हाँ कोई बात नहीं, तो बुरा लगेगा ना, तुम राजपूत हो, मायावती ठीक है। वो ये नहीं देख रहा कि मायावती राकेश शर्मा का नुकसान नहीं करिए, मेरा जो खेत है वो उतना ही है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं टीडीएस देता हूँ, तनख्वाह लेता हूँ, रिटेनरशिप लेता हूँ, लॉकडाउन भी है तब भी आराम से चल रहा है, मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई।
इतने दिन के बाद मैं कल परसों निकला था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं का एक जगह मीटिंग हो रहा था भाजपा में, मतलब सब लोगों से मुलाकात हो जाएगी, इसलिए मैं बस परसों निकला था, एक दिन मार्च के बाद। लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरा भोजन पानी ठीक चल रहा है। लेकिन वो लोग जो मेहनत करके ईमानदारी से कमाते हैं, करके अपने आप को बेच दिए हैं, और उसी बात पर आज लालू, मुलायम, मायावती, ये सब लोग ऐश कर रहे हैं। बिहार में चुनाव है, अपराध पर बात हो रहा है, भ्रष्टाचार पर बात हो रहा है, मोदी जी के विरोध पर बात हो रहा है, लेकिन तेजस्वी ये नहीं बता रहा उनके पिताजी रिम में कहा लिए हैं, रांची में कौन से केस में, वो ये नहीं बताएगा, चर्चा नहीं होगा। वो ये नहीं बताएगा कि लालू प्रसाद यादव स्वयं के इंटरव्यू में कहे हैं कि वेटरनरी अस्पताल के 84 वार्ड की जमीन पर हम चारों पांचों भाई सोते थे। अब जमीन पर सोने का मेरे पास जगह नहीं था, क्योंकि छोटा सा कमरा था और 5-6 लोग हम लोग रहते थे, भतीजा उतीजा लेकर के। आज लालू प्रसाद का कितना घर है, एक बार लालू और लालू के परिवार से पूछे, उसको खुद ही पता नहीं है कि मेरे पास घर कितने हैं, दिल्ली से लेकर के पटना, रांची, बिहार, बॉम्बे, बंगलौर तक। और ये क्यों है? क्योंकि उन्होंने बताया है कि राकेश परमार मतलब छत्तीस सिंह जी हमको देख रहे हैं बरहारा विधानसभा से, एक पार्टी ने इनको टिकट इस बार दिया है, लेकिन जैसा कि राजनीतिक ऊंच नीच होती है, वो भाजपा के हाथों बिक गया और वृद्ध भाइयों जैसे लोगों को बेच दिया। पता वैसे मेहनती, ईमानदार और क्षेत्र में लगे वाले लोग हाथ में पलेट आकर के छीन लिया गया, क्योंकि ये क्षत्रिय परिवार से हैं और ये वोट बैंक में नहीं आते। इस विषय पर आप सबको विचार करना पड़ेगा कि आखिर इसका दवा क्या है। ऐ दिले नादान, तुझे हुआ क्या है, आखिर तेरे इस दवा क्या है। आज सिर्फ अपराध पर नहीं बात होना था, आज ये बात होना था कि बिहार में चुनाव है और अपराधियों को बाहर है, क्योंकि अपराधी मस्त है। अपराधी को पता है कि हम ही को टिकट मिलेगा, और अगर हमको टिकट नहीं मिला तो हमको मौका मिलेगा, हमारे पास साधन मिलेगा, हमारे ही इर्द गिर्द चुनाव घूमेगा, या तो कोई मेरा विरोध करेगा या कोई मेरा समर्थन करेगा। जिस राज्य में डीजीपी को, प्रोफेसर को, लेक्चरर को, साइंटिस्ट को विधानसभा, लोकसभा में जाने का टिकट नहीं मिलता है, लेकिन अपराधी को मिलता है, उस राज्य का ईश्वर मालिक है, उस राज्य का भगवान मालिक है। ईश्वर करे कि बिहार पर कोई कुशाया ना पड़े। लोकसभा चुनाव 2014 में जनता ने बड़ी कोशिश किया था, बहुत सारे अपराधी वंचित रह गए थे, बैलेट के माध्यम से, ईवीएम के माध्यम से नहीं जा पाए, लोगों ने उनके नाम के आगे के बटन नहीं दबाए, क्योंकि गुंडा आपको बाहर में धमकाएगा, अंदर तो आप ही वोट करने जाते हैं, तो अंदर आप वोट करने जाते हैं तो फिर आपको गुंडा कोई वहां पर बंदूक लगाए हुए हैं, बटन दबा के आ जाइए, किसने देखा कि आपने कौन सा बटन दबाया। लेकिन अगर आप मतदान करने जा रहे हैं तो अपने तरक्की के लिए मतदान करिए, अपने बेहतरी के लिए मतदान करिए। कौन पार्टी ऐसी है जो आपके बेहतर के लिए करे, उसके लिए मतदान करिए, और नहीं तो मतदान ना करें, नोटा दबाएं। क्योंकि एक बात देखिए, हालांकि मैं नोटा को बेकार और वेस्टेज मानता हूँ, लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि अगर नोटा से पता चलता है कि कितने लोगों को ये दोनों कैंडिडेट अच्छे नहीं लगे, दोनों मतलब जितने कैंडिडेट अच्छे नहीं लगे, तो बेशक तकनीकी पहलू नहीं है, एक आदमी को अगर सिंगल वोट भी पड़ गया तो वो जीत जाएगा, ये बिल्कुल सत्य है। लेकिन राजनीतिक पार्टियां ऐसे ही नोटा में उनके रिजेक्शन का बटन दबता रहा तो वो मजबूर होंगे, क्योंकि अंततः बटन आप ही के हाथ से दबवाना है। आपको प्रलोभन देके, आपको भड़का करके, आपको पैसा देके, आपको लालच देके, आपके दिमाग में नशा भर करके, जो तरीका हो, जो काम दाम संग दंड भेद, जो साम दाम दंड भेद जो लगाए, लेकिन बटन आप ही यहाँ से दबाना है। और आप ही अगर नहीं दबाएंगे तो वो इस बात पर सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। आपने देखा नहीं, कई बार विरोध प्रदर्शन के बाद घोषित उम्मीदवार को वापस ले लेते हैं राजनीतिक पार्टी, उनको लगते है कि यार ये सीट निकालेगा नहीं, क्योंकि बड़ा विरोध हो रहा है। मैं आपसे सिर्फ एक ही बात कहूँगा, आज आपसे सिर्फ दोनों हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि आप जात पर, पात पर, धर्म पर, ऊंच पर, नीच पर, अगली पर, पिछड़ी पर ना जा करके अपने बेहतरी के लिए वोट करें, और उन राजनीतिक दलों को करारा जवाब दें जो आपके चुनाव क्षेत्र में बदमाश को टिकट देती है, आपके चुनाव क्षेत्र में अपराधी को टिकट देती है, आपके वोट के बल पर अपराध को बढ़ावा देती है, अपराध को संरक्षण देती है। एक बार आपने अगर हिम्मत कर दिया तो एक ही बार मुश्किल होता है, एक बार, उसके बाद लोगों को ये बात पता चल जाएगा। टीएन शेषन चुनाव आयोग की गंभीरता को एक बार लोगों को समझा दिया, अब वो लीक को बिगड़ते 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 समय लगेगा। तो इसलिए बिहार चुनाव में आप सबसे हाथ जोड़ कर प्रार्थना है कि आप
नशे से मुक्त हो। नशा मतलब वो जो जात का नशा, धर्म का नशा, क्षेत्र का नशा, परिवारवाद का नशा, इस नशे से मुक्त हो और अपने बेहतरी के लिए मतदान करें, तभी जा करके कुछ अच्छा होगा और बढ़िया होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राकेश परमार आप सबको सादर प्रणाम करते हुए एक सादर अनुरोध करता हूँ कि कृपया जात, धर्म, क्षेत्र, संप्रदाय, समुदाय के से ऊपर उठ करके बेहतरी के लिए मतदान करें, बेहतर के लिए वोट दीजिए। ये सिर्फ बिहार के लिए नहीं है, समस्त देश के लिए है, लेकिन चुनाव चूंकि बिहार का सर पे है, इसीलिए बिहार को एडजस्ट कर रहे हैं। बाकी आप सब पर ईश्वर की कृपा बने रहे, कोरोना आपको छुए नहीं, क्योंकि कोरोना अपने पूरे स्वभाव पर है, सिर्फ अपना प्रतिष्ठा खो दिया है। क्योंकि बिहार में चुनाव लड़ना है, चुनाव कराना है, तो कोरोना के डर को भागाना ही है। लेकिन आप डरिए, आप चुनाव के रैली में घूमने के चक्कर में, नेताजी के पीछे पीछे फोटो खिंचवाने के चक्कर में कोरोना से ना संक्रमित हो जाए, क्योंकि कोरोना का जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। ईश्वर आप पर अपना कृपा बना रखे। जय श्री राम। भारत माता की जय।